नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपको जैसे कि पता है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम की हम यहाँ पर जो है वो तैयारी कर रहे हैं। लगातार मैं आपको जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज से यहाँ पर जो है वो करा रहा हूँ, तो शानदार क्लास रहने वाली है, बने रहे इसमें। और सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आपको जो है वो ऑडियो प्रॉपर आ रहा है, वीडियो प्रॉपर आ रहा है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तो मुझे एक आइडिया हो जाए। फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता दें कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। चलिए बढ़िया। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। और सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, है ना। सभी लाइक एंड शेयर कर दें। सब प्रॉपर है, आ रही है आवाज? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज पहली बार आ रहे हैं? ये तीसरा सेशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आज पहली बार कौन आ रहा है यहाँ पर? नमस्कार अंजू जी, बैठ जाएं। हाँ, क्लास शुरू हो गई है। और ये आपके यहाँ पर यदि हम बात करें तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में आपका इतना अच्छा कर दूंगा कि आपने सोची ना होगी, है ना। तो फटाफट जो है वो आ जाइए सभी लोग। सर जी राम राम, कोमल वेलकम, बैठ जाएं सभी लोग। जय हिंद, बैठ जाइए। राजपूत जी, अंकिता जी, बैठ जाएं। पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए, डेली ये क्लास होती है। अभी तक ये क्लास सुबह 9 से 10 हुआ करती थी और आज से ये क्लास 4 बजे हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। शुरुआत यहाँ पर करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर यदि हम बात करें तो मसाल कॉम्बो मैच चल रहा है, जिसमें आपको जो है वो 25 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपको इसमें डिस्काउंट भी काफी सारा मिल रहा है, उसको भी आप ले सकते हैं। आपको 1499 में जो है वो ये बैच ज्वाइन करने मिलेगा, जिसमें आप 25 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन आंसर की। उसके पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहां पर बता दूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लो और मन में जो है वो दृढ़ विश्वास कर लो तो एक ना एक दिन मिल ही जाती है। इस भरोसे के साथ आज की क्लास में बहुत अच्छे से बैठिए। जितना जो कुछ पढ़ाऊंगा 1 घंटे में सारा का सारा आज ही याद करवा दूंगा, तो आप जो है वो सभी के आंसर भी करते आना और आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुड इवनिंग सभी, बैठते चलें। पहला क्वेश्चन यहां पर है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। यहां पर आंसर करना जरूरी है, चाहे आप गलत करें या सही करें, आंसर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। लेव असिस्टेंट गृह विज्ञान, बिल्कुल जो कुछ होगा सब कुछ कराएंगे। जीके जीएस का तैयारी नहीं हो पा रहा, हम हैं ना, हम हैं सब कुछ कराने के लिए, निश्चिंत रहें। चलिए गुड आफ्टरनून लक्ष्य, बैठ जाएं। क्या होगा राइट आंसर बताते चलो, सभी कमेंट देख रहा हूं मैं। गुड आफ्टरनून लक्ष्य। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा भैया? राइट आंसर यहां पर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या होगा राइट आंसर? वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, इसको आप ध्यान में रखना। साथ में आपसे पूछा जाएगा, बताइए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? आपसे क्या पूछा जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर कौन था? आप क्या बोलेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। साथ में आपसे पूछा जाएगा, बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल भी कौन था साहब? तो वो भी आपका था वॉरेन हेस्टिंग्स। जो फैक्ट बता रहा हूं यही के यही याद करेंगे। बहुत बढ़िया, सही है। वर्मा जी का आंसर भी सही था, बहुत बढ़िया। अंकिता ने भी सही दिया, शैलेंद्र, सबका सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन तो याद करना है, आंसर याद करना है, और जो फैक्ट बता रहा हूं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो भी बनना चाहिए, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ चीजें और आपको बता देता हूं। आपसे पूछा जाएगा, बताइए बंगाल में पहला मदरसा किसने ओपन करवाया था? तो बंगाल में पहला मदरसा ओपन करवाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ में इसी के समय सन 1784 में
क्या आया था साहब? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय में आया था। और एक गजब की बात यह है कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा, मतलब कि हटाने की एक प्रोसेस होती है महाभियोग। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इससे वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ खुश नहीं था। ठीक है, इसी के समय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, आपको पता है। और सुप्रीम कोर्ट के पहले गवर्नर कौन बने थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो एलिजा इम्पे। वो इसके बहुत ज्यादा क्लोज थे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। फिर क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो इसको पसंद नहीं आता। ये क्या करता है, अपने पद से त्यागपत्र देता है सन 1784 में, और सन 1785 में पहुंच जाता है इंग्लैंड। कहां पहुंच जाता है भैया? इंग्लैंड पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन जब ये इंग्लैंड पहुंचता है तो इंग्लैंड में कुछ लोग इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि इस पर लगाना होता है महाभियोग का मुकदमा हटाने के लिए। वो पहले ही हट के आ गया था। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति रहते हैं एडमंड वर्क। क्या नाम रहता है उनका? एडमंड वर्क। ठीक है, एडमंड वर्क करके व्यक्ति होते हैं। ये क्या करते हैं, इसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाते हैं। और एक चीज पर नहीं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। कहा जाता है जो पहला आंग्ल मराठा वॉर हुआ था वो, और पहला जो आंग्ल मैसूर सेकंड जो आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था वो, इसके पीछे ये था कि भैया ये युद्ध क्यों लड़ा तुमने जबरदस्ती? जब वो युद्ध लड़ा है तो चलो तुम्हारे ऊपर महाभियोग का मुकदमा लगेगा। और एक बहुत फेमस चीज था जो इसके समय में हुआ था, वो हुआ था न्यायिक हत्या। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा साहब ये न्यायिक हत्या क्या होती है? न्यायिक हत्या पहली बार इतिहास में न्यायिक हत्या हुई थी, मतलब कि जुडिशियल मर्डर। ठीक है, जुडिशियल मर्डर। अब इसको जुडिशियल मर्डर क्यों कहते हैं और ये न्यायिक हत्या किसकी हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। बंगाल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हुआ करते थे जिनका नाम था नंद कुमार। क्या नाम था जिनका? नंद कुमार। ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम, एग्जाम में आता है। नंद कुमार और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में थोड़ा तनातनी थी। फिर जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, एलिजा इम्पे यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, तो इन पर जो है वो गलत आरोप लगाए जाते हैं और इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। और कहा जाता है कि फांसी की सजा इनको नहीं होनी थी और ये जबरदस्ती उनको सजा दी गई, मतलब उनकी हत्या की गई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर महाभियोग का मुकदमा चला। और ये मुकदमा कब तक चलता है साहब? 1785 से जो है वो ये मुकदमा स्टार्ट होता है 1795, 10 साल चलता है। और इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को बरी कर दिया जाता है, आराम से वो छूट जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत क्या है? अमरकंटक और अरब सागर, बैतूल और खंबात की खाड़ी, विंध्य और बंगाल की खाड़ी, विंध्य और अरब सागर। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, याद कर लो, एक ना एक दिन आपका पेपर ना निकले तब की बात है। और जो आपको जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 नंबर के आने हैं, 20 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आओगे बिल्कुल 18 19 और कहो 20 कर दोगे। साथ में मैं आपको फैक्ट बताऊंगा और करंट अफेयर के भी फैक्ट बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हेलो शाकिब, बैठ जाइए। बी आंसर होगा। ठीक है, और बता दें, पायल ने बोला है बी। बाकी लोग देखो कमेंट में सभी आंसर करो यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, और टाइम पास करने आए हो तो बात ही कोई नहीं है। मन लगाकर पढ़ाई करो, आंसर करो, जो कुछ बोलना है सब बोल सकते हो। लक्ष्य बोल रहे हैं बी, अंकिता बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है बैतूल। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल, और ताप्ती नदी पहुंचती कहां पर है? खंबात की खाड़ी। कहां पर जाकर समाहित होती है? तो खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी बेसिकली निकलती है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहां पर? बैतूल जिला। बैतूल जिले में एक कुंड बना है जिसका नाम है नादर कुंड। ठीक है, क्या नाम है? नादर कुंड। ठीक है, कभी कभी राइटिंग इतनी सुंदर हो जाती है कि हमें भी समझ नहीं आती है ना, तो वो हो जाता है।
आप लोग तो भावनाओं को ज्यादा समझते होगे, तो फिर से लिख देता हूं, लेकिन है ना। तो क्या लिखा था? नादरकुंड। ठीक है, ये देखो। तो बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के नादरकुंड से जो है वो निकलती है, इनको आप ध्यान रखना। और खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी मतलब कि अरब सागर, अरेबियन सी में जाकर जो है वो मिल जाती है। नदियों से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जब ये सेशन एंड होगा ना, अभी भी बता सकते हो, जब ये सेशन एंड होगा तो आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स आपका ओपन हो जाता है, वहां पर जाकर यदि आप चाहते हो कि नदियों के ऊपर मैं डिटेल में सेशन लेकर आऊं, बहुत सारी नदियां उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग वहां लिख देना जो भी टॉपिक, कभी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको लगता है कि यार ये टॉपिक पढ़ना है, जीके का, जीएस का, करंट का, कुछ भी, आप मेरे कमेंट बॉक्स पर आकर बढ़िया लिख दो कि हमको ये पढ़ना है, मैं आपके लिए किसी ना किसी दिन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको आप यहां पर जो है वो ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कुछ चीजें और पूछी जाती है नदियों के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी के पास कौन सा शहर है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे है। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो देखो कौन कौन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम पढ़ लेते हैं। यहां पर आपसे बोला जाएगा, बताइए दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आप बोलना साहब यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आपसे कोई बोलेगा बताइए आगरा शहर किस नदी के किनारे है, आप बोलेंगे यमुना नदी के किनारे है। बहुत बढ़िया। आपसे कोई बोलेगा बताइए हरिद्वार किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लो, मतलब यूपीएससी छोड़ देना, उसमें नहीं पूछे जाते इस तरीके से क्वेश्चन, लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर चलते हैं वाराणसी, ये भी आपकी माँ गंगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी। जितनी भी इंपॉर्टेंट यहां पर मैं लिस्ट लेकर आया हूं, ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम के, इसलिए मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। ठीक है, फिर चलते हैं कानपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर, जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखेंगे। भरूच चलते हैं गुजरात, और ये भी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ जो है वो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। गुड इवनिंग आफत की पुड़िया, मतलब नाम भी ऐसे लिखकर रखते हो, आफत की पुड़िया, वाह सर। नर्मदा ताप्ती, हाँ दोनों जाती हैं, खंबात की खाड़ी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, बहुत आता है, कॉमन क्वेश्चन है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, वो आप ध्यान रखना। चलो थोड़े से और देख लेते हैं, 4-5 और देख लेते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, सूरत, ठीक है, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। कटक महानदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे जो है वो स्थित है, जहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लुधियाना चलते हैं, लुधियाना सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। उज्जैन चलते हैं, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उज्जैन महाकाल, महाकाल की नगरी कहा जाता है इसको। हम्पी, है ना, हम्पी कहां पर है, कर्नाटका में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। चलिए पूना चलते हैं, मूथा नदी के किनारे। मदुरई की बात करें तो वैगई नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी और कुरनूल जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये सारी नदियां और इनके पास बसे शहर आपको पता होना चाहिए। वो शहर बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके आसपास नदियां होती हैं, और नदियां भी साफ शुद्ध बह रही होती हैं, वो शहर बड़े खुशनसीब होते हैं। ठीक है, ये तो शायरी सी बन गई, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। तो इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? हाँ, क्लास डेली होगा, डेली 4 से 5 होगा, जीके पढ़ेंगे, जीए पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा? 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे? चलो भैया आंसर करेंगे, मैथ टाइप का जो है वो क्वेश्चन है ये। पीडीएफ अभी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूं। देखो जब भी पढ़ो ना मेरे साथ में, बढ़िया एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो,
और ये सोच लो 1 घंटे में जो आपको मिलने वाला है वो सब कुछ दिमाग में भी डाल लेना है, और ये सोच कर बैठे हैं कि 1 घंटे बैठे हैं तो यही याद भी कर लें। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग ऋतिक, बैठ जाएं। आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का कारण। बताइए, सभी आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर बता दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3, 6 और बताइए। देखो जीके का मैं आपको हर तरीके से करा रहा हूं, आप ये मत सोचो कि टाइटल में क्या लिखा है, आपको सब कुछ मिलेगा, निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 6 घंटे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसमें कैलकुलेशन किया होगा, है ना। चलो बढ़िया, पायल का राइट आंसर है और बाकी किसी ने राइट आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो यदि दो, अभी ध्यान से सुनना, लेकिन यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा? ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए भैया देशांतर रेखाएं जो है वो कौन सी होती हैं। तो देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देखो, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी माता है, और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी रेखाएं ऐसी बनी रहती हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल क्लियर डायग्राम नहीं बन रहा है, लेकिन आप भावनाओं को समझ जाइएगा। ठीक है, इस तरीके की रेखाएं रहती, मतलब कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो रेखाएं मिलाने वाली जो रेखा होती हैं, और जो 360 डिग्री जाती हैं, कितनी जा रही हैं? 360 डिग्री। अभी आपको एक तरफ का दिख रहा है, ये पूरी पृथ्वी पर जो है वो रहता है, मतलब 360 डिग्री रेखाएं खींची जाती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। इनको देशांतर रेखाएं जो है वो कहा जाता है। इनको आप यहां पर ध्यान रखिएगा, है ना। लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूं, इसको क्लियर कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर कितना होगा। तो देखो, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो जब वो अपना पूरा राउंड लगाती है तो कितना समय लगता है साहब? 24 घंटे का जो है वो समय लगता है। मतलब कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में क्या करती है? 360 डिग्री जो है वो घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री यहां पर घूमती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब यदि हम यहां पर 1 घंटा करते हैं तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटे 24। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे, और यदि हम और कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 घंटे में ये कितना जाती है साहब? तो ये आती है 15 डिग्री। कितना जाती है? 15 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री जो है वो आपकी यहां पर घूम जाती है ना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? यदि हमको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 60/15, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 मिनट। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि हमको 360 डिग्री में से 1 डिग्री देशांतर जाना है तो वो किसके बराबर होगा? तो वो किसके बराबर होता है? 4 मिनट। वो 4 मिनट कैसे आता है? वो ऐसे आता है। समझ में आ रहा है? इतना करने की दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि आपको पता रहे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट कैसे होता है। ये जीके का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, और मुझे लगता है किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री जब हम देशांतर जाते हैं, है ना, अभी देशांतर की पोजीशन मैंने आपको बताई थी, इस तरीके की रहती है। तो दूसरे देशांतर में जब 1 डिग्री मूव करते हैं तो 4 मिनट का जो है वो समय लगता है। इसलिए अलग अलग देशांतरों में घड़ी की सुइयां अलग अलग समय जो है वो आपका बताती हैं। तो जब हम 1 मिनट में, सॉरी 4 में, एक डिग्री 4 मिनट में यहां पर जाते हैं, तो यदि हम यहां पर यदि इसका पूरा निकालें और हम 15 डिग्री कितने में जाते हैं? 1 घंटे में जाते हैं। ठीक है, 15 डिग्री कितने में जा रहे हैं हम? 1 घंटे में यहां पर जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो 90 डिग्री कितने में जाएंगे? ठीक है, तो 90 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि हमको 90 डिग्री जाना है तो क्या करेंगे साहब? 15/60 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे? 90, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने,
है ना। यदि हमको 90 डिग्री का निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री अपॉन 15 कर देंगे, और जब आप इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आवर या फिर 6 घंटे का समय जो है वो यहाँ पर लगता है। समझ में आ गया? कहीं अभी कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो, बड़े आराम से बताया है मैंने। समझ में आ गया? 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं, 15 डिग्री चलने में 1 घंटा लगता है। हमसे बोला 90 डिग्री बता दो, तो हमने यहाँ पर जो है वो निकाल दिया। और यदि आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या होता है, ये मैथ्स में यूज करना आप लोग। 15 डिग्री लिखा है 1 घंटे में, तो यदि हमसे 90 पूछा है तो 15 का हम जब 90 से डिवाइड करेंगे, मतलब दिमाग में ही करोगे, तो इसमें इंटू 6 करने से 90 हो जाएगा, और इसमें इंटू 6 कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो वैसे ही 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट और आप जो है वो यहाँ पर पढ़ लो। यदि कोई आपसे ये बोलेगा कि बताइए नॉर्थ पोल पर जो देशांतर रेखाएं रहती हैं उनके बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस रहता है, बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ पोल में या फिर साउथ पोल में जो देशांतर रेखाएं रहती हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस रहता है, बताइए जल्दी से। नहीं पता नो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पता नो लिख दो, टेंशन नहीं। देखो बिल्कुल सिंपल है, किसी से नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस होती हैं, वो पोल पर 0 किलोमीटर रहती हैं, सब एक जगह आके मिलती हैं, 0 किलोमीटर, कोई डिफरेंस जो है वो इनमें नहीं रहता है। और कुछ बच्चे यहाँ पर प्रदीप हो गया, अंकुल हो गया, प्रदीप जी हो गया, ठीक है, रोहित हो गया, पायल हो गया, आप लोग जो 111 लिख रहे हो भैया, वो 111 क्या है, वो ये है कि जो हमारी विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, उससे कितना डिफरेंस है, तो वो 111 किलोमीटर का है, वो 111 है। इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया कि आप एग्जाम में गलत ना करके आ जाना, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर 0 किलोमीटर, और बीच में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर का। क्लियर है, समझ में आ गया? देखो हमसे ना कई चीजें बनती हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर हम गलत क्यों करते हैं, वो इन कारणों से करते हैं। हमने तो फैक्ट पढ़ा था 2 रेखाओं के बीच में इतना डिफरेंस होता है, तो ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया, हम भूल जाते हैं कि वो रेखा नहीं बल्कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पूछ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, या फिर कोई नहीं है? आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, बताइए। अच्छा वीडियो को लाइक तो कर दो भैया, इतने सारे लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रही क्या? लाइक करो फटाफट, फिर आपको वर्दी पहनने मिलने वाली है। मैं आपके एग्जाम तक क्लास लेता रहूंगा, और आपको अपना तन और मन, तन इसलिए क्योंकि आप लोग मोबाइल पर पढ़ते हो ना, तन भी लग जाता है देखने के लिए, तन और मन लगाकर यहां पर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये मत सोचना कि फ्री में मिल रही है, फ्री में मिल जरूर आपको रही है, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। चलिए हेलो हेलो सभी को, बैठ जाएं। जयप्रकाश बोल रहे हैं बी आंसर है, प्रशांत बी, श्वेता ए, सुशीला जी सी बोल रही हैं, अनुज बी, बहुत बढ़िया, मानसी सी। चलिए नीति निर्देशक सिद्धांत, ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हैं जितेंद्र, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा ये तो मतलब गजब बात, बेटा ऐसा काम नहीं करना, ऐसा एक महापुरुष ने भी किया था और फिर दिक्कत हो गई। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा भैया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते ही नहीं है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की यदि हम बात करेंगे तो भैया आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल को हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की जो है वो श्रेणी में रखते हैं, लेकिन आपके ये तो आते नहीं है। यदि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं तो इसका आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल। कौन से आर्टिकल हैं? 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल है, राइट। और क्या याद रखना है आपको, इनको हमने कहां से लिया हुआ है? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से जो है वो हमने इनको लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करें तो ये पूरी तरीके से इनको कहा जाता है
इसको इसलिए संविधान में ऐड किया गया जिससे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके, मतलब एक अच्छा राज्य बनाया जा सके, लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो यहाँ पर बनाया जा सके। ये सारे आर्टिकल बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। यदि सरकारें, राज्य सरकारें यदि इन आर्टिकल का अच्छे से पालन करें, इन पर योजनाएं बनाती रहें, तो जो है वो राज्य बहुत अच्छा हो जाएगा। कई योजनाएं इस पर चलती हैं, ठीक है, जैसे आपकी मिड डे मील हो गई, स्कूल चले हम हो गई, बहुत सारी योजनाएं इस पर जो है वो चलती हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यहाँ पर हाँ, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया, बिल्कुल ठीक है। देखो, इसका नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो वाद योग्य नहीं है, ठीक है। वाद योग्य नहीं है मतलब डिबेटेबल नहीं है, मतलब क्या होता है इसका, वाद विवाद नहीं कर सकते। कहाँ? कोर्ट में। संविधान का कोई भी आर्टिकल यदि आप फॉलो नहीं करते हो तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, है ना, इस पे आप सरकार से लड़ सकते हो। लेकिन जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात आती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जब बात आती है, तो भैया आप कोर्ट नहीं आ सकते। राज्य को इच्छा है तो वो लागू कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा, ये वाला सिस्टम है। आप कहीं जा नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते सरकारों को, ये जो है वो यहाँ पर कहना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता, बताइए संविधान में आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 44 जो है वो क्या कहता है, बताइए। किसी को याद हो तो फटाफट मुझे बता दो। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है ये, है ना, बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है। भैया अभी शादी आदि का मत सोचो, है ना, पढ़ाई करो बढ़िया, शादी तो हो जाएगी, जब होगी तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली मेरी है और मैं उसका पुलिस वाला, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। सभी के लिए जो है वो समान न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, जाति धर्म के आधार पर जो न्याय व्यय का सिस्टम नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक समान न्याय। गोवा में सबसे पहले लागू किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 के तहत, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कौन से बैग में रखा गया? बैग में मतलब, अच्छा पार्ट पूछ रहे हो, चलो हाँ अच्छी बात है, मैं इसको लिखना भूल गया, लिख लो आप लोग। संविधान के कौन से भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? तो संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4 में है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शुष्क सेल में, एक ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? आंसर करो जल्दी से। यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएं। स्क्रीन जूम करने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है कि बड़ा क्लियर सा दिख रहा होगा। चलिए आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम फ्रॉम बिहार, बहुत बढ़िया। और कहां से पढ़ रहे हो आप लोग? सर आप मेरा नाम नोट कर लो, सिलेक्शन लेकर रहूंगा। सबका नाम नोट है, ठीक है, और जब सिलेक्शन हो तो भूलना नहीं, बाकी होगा जरूर, निश्चिंत रहो। सी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, आकाश बोल रहे हैं सी, ठीक है। और बताएं, पायल बी, बहुत बढ़िया। सुशीला जी इंडियन आर्मी सी बोल रहे हैं, तो फिर सी को ही सही कर देते हैं, है ना, यदि आप सी बोल रहे हो जब इतना तन मन धन से। तो चलो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक। एक शुष्क सेल में या फिर जब हम एक ड्राई सेल की बात करते हैं तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें जो है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो सेल्स होते हैं, जो सेल होती है, वो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करने का काम करती है। याद करना, क्या जो सेल होती है वो केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो बदलने का काम करती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके भी 2 टाइप होते हैं, कौन कौन सा? एक सेल होती है जिसको कहा जाता है प्राइमरी सेल। क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल। दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी सेल। एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? सेकेंडरी सेल। सेल 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बता दो, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर क्या होता है, बताइए। देखो मैं ही बता देता हूं, आप लोग तो घंटा भर लगाओगे। प्राइमरी सेल को
जब एक बार चार्ज किया जाता है तो उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार चार्ज कर लो तो फिर आप जो है वो दोबारा चार्ज उसको नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। जो टॉर्च देखी है, टॉर्च में ये प्राथमिक सेल ही लगे होते हैं। टॉर्च ले लो आप, यहाँ पर रेडियो ले लो, इनमें जो है वो प्राथमिक सेल लगे होते हैं। और जो हम ड्राई सेल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शुष्क सेल जो पढ़ रहे हैं, वो प्राइमरी सेल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं साहब? तो सेकेंडरी सेल क्या किसे कहा जाता है? जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चार्ज कर लिया, डिस्चार्ज हो गया, दोबारा चार्ज कर लो, ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके हाथ में स्थित मोबाइल, जिसको आप 24 में से 28 घंटे जो है वो चलाते होगे, है ना, रात में भी चला रहे हैं, आंख फूट जाए लेकिन चला के ही रहेंगे। तो इसमें जो मोबाइल में जो आपकी लिथियम की जो बैटरी लगी होती है ना, लिथियम आयन बैटरी लिखा होता है, तो इस मोबाइल की बैटरी को ही सेकेंडरी सेल कहा जाता है, जो कि बार बार डिस्चार्ज होने पर भी लगाओ पिन और फिर से चार्ज कर लो। ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? हाँ, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? नरोरा, कलपक्कम, तारापुर या फिर कोटा? बताना है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो कौन सा है। पहला जो है वो न्यूक्लियर प्लांट आपको बताना है। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बताएं, बताइए, सभी आंसर करो। हाँ भैया ठीक है, लैपटॉप का चार्जर भी कर लो आप। ठीक है, चलो, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए भैया, तभी मजा आएगा। भारत का पहला परमाणु संयंत्र, आंसर करें। बढ़िया बढ़िया चलो, तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है, न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लगाया गया था, कहां पर लगाया गया था? तारापुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तारापुर में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1969, 1969, 1969 में लगाया गया था। और ये लगाया गया था अमेरिका, यूएसए के सहयोग से। एग्जाम में पूछा जाता है तारापुर न्यूक्लियर प्लांट को किसके सहयोग से लगाया गया? तो साहब वो लगाया गया था अमेरिका के सहयोग से 1969 में, तारापुर में न्यूक्लियर प्लांट। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या इतने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जल्दी से मुझे बता दो, ये कलपक्कम कहां पर है? कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट आपसे पूछा जाता है, कहां पर है बताइए। हाँ, तारापुर, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। कलपक्कम बताइए कहां पर है? कलपक्कम आपको मिलेगा तमिलनाडु। ठीक है, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे कोई बोलेगा बताइए रावत भाटा कहां पर है? आपसे पूछा जाता है रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कहां पर स्थित है? रावत भाटा कमेंट में बताते चलो, है ना, कमेंट में बताते चलो। सभी कमेंट में यहां पर देख रहा हूं, रावत भाटा आपको बताना है, रावत भाटा। बहुत बढ़िया, राजस्थान। ठीक है, रावत भाटा कहां पर है? राजस्थान। अच्छा, ये राजस्थान में तो है, साथ में ये किसके सहयोग से लगाया गया था रावत भाटा? तो ये राजस्थान में है, और ये कनाडा के सहयोग से लगाया गया था, है ना। इसमें हमने कनाडा का सहयोग लिया था रावत भाटा में, वो भी याद रखना। ठीक है, नरौरा, नरौरा कहां पर है साहब? तो नरौरा याद रखना, उत्तर प्रदेश की भूमि पर स्थित है नरौरा न्यूक्लियर प्लांट, वो भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, यदि कोई आपसे बोलेगा, नीचे तक का दिख रहा है ना आपको, दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कुडनकुलम, कुडनकुलम लिखते जाना, याद करते जाना, एक दिन इतने होशियार हो जाओगे कि सिलेक्शन भी हो जाएगा और लोगों को पढ़ा भी सकोगे। कुडनकुलम बताइए, तमिलनाडु में है कुडनकुलम, है ना, तमिलनाडु में है। और कुडनकुलम का ये जो न्यूक्लियर प्लांट है साहब, ये लगाया गया था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से जो है वो इसको लगाया गया था, ध्यान रखना, है ना, रूस के सहयोग से। बहुत बढ़िया। चलिए, एक दो के और नाम बता दो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जैतपुरा न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है? जैतपुरा न्यूक्लियर प्लांट, जैतपुरा न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है? जैतपुरा। और जैतपुरा आपको कहां पर मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट बताएंगे काकरा पार।
काकरापार न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? काकरापार बताइए। तो काकरापार आपको मिलेगा गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? महाराष्ट्र नहीं है भैया, गुजरात है। ठीक है, गुजरात में मिलेगा, ध्यान रखना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केदारनाथ सिंह, गोकाक, दामोदर मौजो या नीलमणि फूकन जूनियर? कमेंट सेक्शन में आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, जल्दी आंसर करें। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है आपको बताना है, आंसर करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, काफी होशियार बच्चे बैठे हैं भैया, आंसर तो सही सही कर रहे हो, है ना? ऐसे ही करते चलो और आगे बढ़ते चलो। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी तक आंसर नहीं आए हैं, बताओ जल्दी से, बताएं जल्दी से। नीलमणि फूकन, गंगा जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सवाई बोल रहे हैं ए आंसर होगा डी, याद कर लेना अभी यहीं के यहीं, है ना? चलो मैं बता देता हूं, आप लोग क्यों इतना परेशान हो गए, है ना? एग्जाम तो आप ही लोगों को निकालना, तो परेशान नहीं हो, बढ़िया आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दामोदर मौजो। ठीक है, हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया और हमारी मौज हो गई, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर की फील्ड का सबसे बड़ा जो है वो पुरस्कार है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो पुरस्कार 2021 में दिया गया है, ये 57वें नंबर का है। ठीक है, 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दामोदर मौजो को मिला है। और इनका जो उपन्यास था वो किस भाषा में था? तो वो था कोंकणी भाषा में। कौन सा? कोंकणी भाषा का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। और भैया कहाँ के रहने वाले हैं? गोवा। ठीक है, जहां जाने की बच्चे प्लानिंग करते रहते हैं, वहां बैठकर उपन्यास भी लिखा जा सकता है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा 2021 ये दिया है, लेकिन 2020 का भी तो दिया गया है, तो 2020 का दिया गया है नीलमणि फूकन जूनियर जी को। ठीक है, नीलमणि फूकन जूनियर को मिला है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद कर लेना। और इनको मिला है असमिया भाषा के लिए, है ना? असमिया लैंग्वेज में इन्होंने उपन्यास को लिखा और उसके लिए मिला है। याद करते जा रहे हो कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा क्वेश्चन उठेगा आपके एग्जाम पेपर में, ऐसा छपा रहेगा और आप लोग जो है वो याद करोगे। क्या याद करोगे? कि 18 मई 2022 को दोपहर में 4:30 बजे शशांक सर ने पढ़ाया था, 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा तो मजा आ जाएगा, मौज हो जाएगी। तो दामोदर मौजो इज द राइट आंसर, कोंकणी फील्ड से। ठीक है, चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, है ना? थोड़ा सा जरूरी है ज्ञान भी। आप लोग मुझे ये बता दो, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहब, इसको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया कब गया था? तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में। 1965 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ये दिया गया था जी शंकर कुरूप। GSK कर लेना, ठीक है? मेरा नाम भी आ जाता है इसमें, SK करोगे तो शशांक कौरव हो जाएगा। ठीक है, तो GSK जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था और ये दिया गया था, इसका फुल फॉर्म जो मैंने बताया वो नहीं है। ठीक है, जी शंकर कुरूप इसका फुल फॉर्म होगा और ये दिया गया था मलयालम भाषा में। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा में जो है वो दिया गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में तो पूछा जाता है। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए वो पहली महिला कौन थी, फर्स्ट फीमेल कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसी के पास आंसर है क्या? 1961 में एक्चुअली ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हो गया था, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में। फर्स्ट फीमेल जो थी वो कौन थी? तो वो थी भैया आशा पूर्णा देवी। ठीक है, ये क्या हुआ? ठीक है, पहली फीमेल थी आशा पूर्णा देवी जी, आशा पूर्णा देवी। किस भाषा में मिला था इनको? आशा पूर्णा देवी जो थी, इनको किस भाषा में दिया गया था? तो इनको दिया गया था बांग्ला भाषा में। ठीक है, बांग्ला भाषा में दिया गया था, ये भी आप याद कर लेना। तो पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया बांग्ला भाषा में दिया गया था और ये दिया गया था 1976 में।
1976 में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? 1981 नहीं, 1976 में दिया गया था। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या क्या बता दिया, एक बार दिमाग में फीड कर लो। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2021 का दिया गया था, 57वां था ये। मौज हो गई तो दामोदर मौजो जी को दिया गया, कोंकणी भाषा के लिए मिला, 57 नंबर का था। 2020 में 56 नंबर का था, नीलमणि फूकन जूनियर को जी को दिया गया असमिया भाषा में लिखने के लिए। 1965 में सबसे पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। पहली फीमेल थी आशापूर्णा देवी जी बांग्ला भाषा के लिए। 1976 में जो है वो इनको दिया गया था, याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला जाता है, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, पैसा कितना मिलता है, बताएं तो कितना मिलता है भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिए जाते हैं 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपया। ठीक है, 11 लाख रुपए मिलते हैं। साथ में और क्या मिलता है? बाग देवी की प्रतिमा, बाग देवी मतलब मां सरस्वती जी की प्रतिमा मिलती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। और एक वो मिलता है सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र जिसको कहा जाता है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है, थॉमस कप प्रतियोगिता किस देश ने जीता? अभी परसों का करंट अफेयर है, आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, थॉमस कप प्रतियोगिता किस देश ने जीता? मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया, भारत। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर करो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी करते जाना। अच्छा, 2 बार लाइक मत करना, क्योंकि एक बार लाइक करोगे तो लाइक होगा, दूसरी बार करोगे तो डिसलाइक हो जाएगा, तो लाइक कर देना। ठीक है, नहीं नहीं, किसी के अकॉर्डिंग नहीं जाना, जो पढ़ा रहा हूं यहां पढ़ा रहा हूं शानदार तरीके से। इंडिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंडोनेशिया, ठीक है, डी आंसर भारत। चलिए बहुत बढ़िया। थॉमस कप की यहां पर बात करते हैं तो भैया कई सालों बाद, आई थिंक 73-75 ईयर्स बाद, है ना, भारत ने जीता है। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्राउड की बात है। थॉमस कप जो है वो भारत ने यहाँ पर जीत लिया है। और हराया किसको है? हराया है ये भैया को। कौन से भैया को? इंडोनेशिया वालों को। इंडोनेशिया को हराया है। और इंडोनेशिया ऐसी टीम थी, ऐसे प्लेयर थे उसमें, इंडोनेशिया की टीम ने 14 बार थॉमस कप जीता, 14 बार, 14 टाइम्स। उस टीम को हराकर भारत ने इस बार थॉमस कप अपने नाम किया है। तो दोनों को याद रखना, 73 साल बाद जो है वो भारत जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थॉमस कप करवाता कौन है? तो थॉमस कप करवाया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है। और आपसे पूछा जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर स्थित है? तो आप आंसर क्या करेंगे, बताइए। 1934 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ऑफिस बनता है, मतलब कि इसकी स्थापना होती है। और ये आपको मिलता है कहां पर? कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया में जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है? नहीं 10 बार नहीं, 14 टाइम, 14 बार। ठीक है, हेलो कवलदीप, बढ़िया है। लेट क्यों आ रहे हो भैया? टाइमिंग ना क्लास की अच्छे से ध्यान रखो, ये नंबर पे ना जाना। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन के फैक्ट ऐसे ही बता देता हूं, सब आपको याद करा देता हूं। क्लास की टाइमिंग याद रखें, रोज हम 4 से 5 पढ़ेंगे। अलार्म सेट कर लो, कुछ भी सेट कर लो, क्लास मत छोड़ना यदि जीके में कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम बताना है। बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव, या फिर क्या लिखा हुआ है? सुनीता गोदरा जी। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करें। दूसरी भारतीय महिला, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग विकास, बैठ जाएं। विकास जल्दी आओ, फिर आपका भी विकास होगा, सबका विकास होगा। हेलो, बैठे। चलो आंसर करो, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम बताना है, बताइए।
सी आंसर कर रहे हैं सवाई महादेव की लाडली, ठीक है भावना जी, सी आंसर है। टीएनसी बी कर रहे हैं आकाशी, उषा सी, क्या बात है, सब लोग सी सी। एक गाना भी है ना ऐसा सी वाला, कुछ याद है आपको? सी सी करती मैं फिरूं। चलो कोई बात नहीं, सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संतोष यादव, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम क्या है? तो भैया उनका नाम है संतोष यादव, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूं। आंख नाक कान गला सब खोल, गला मत खोलना क्योंकि बोलना नहीं है आपको, तो आप सब चीज ध्यान से सुनते जाना, एक एक फैक्ट याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला फैक्ट आपको क्या याद करना है? 16 मई 1975 दुनिया में पहली बार कोई महिला माउंट एवरेस्ट फतह करती है। नाम क्या रहता है? जंको तैवई फ्रॉम जापान, ठीक है। सोचो कोई आदमी दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत को फतह कर ले, आपको तो एक एग्जाम को फतह करना है साहब, ठीक है। तो यदि लग कर आपके 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं, यदि आप लग कर मेहनत कर लो ना, जी जान लगा दो, मैं तो कहता हूं रोते रोते पढ़ो, यदि नहीं लग रहा मन तो रोते रोते पढ़ो और करो, ठीक है। नहीं तो रोते रोते पढ़ो लेकिन एग्जाम क्लियर कर लो, ये एग्जाम आपकी जीवन बदल देगा, ध्यान रखना, ये समय गवाना मत हाय हेलो करने में, ठीक है। चलिए, तो 16 मई 1975 जंको तैवई जापान माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनती हैं। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है जब वो चोटी पर पहुंच गई, ठीक है। 8848.86 मीटर, है ना, 8848 मीटर की ऊंचाई पर। चलिए सेकंड फैक्ट याद रखेंगे, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है और उन्होंने वर्ष 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। आप लोग तो कुछ लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए होगे, है ना। चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, पेपर में आएगा क्वेश्चन, निश्चिंत रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत और विश्व की पहली दिव्यांग महिला, स्पेशली एबल्ड महिला जिन्होंने वर्ष 2013 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। दिव्यांग, इनकी स्टोरी आप लोग सर्च करके पढ़ना, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा की बहुत खतरनाक स्टोरी थी, इनको ट्रेन में लूटा उटा गया था, फिर इनके पैर कट जाते हैं, बहुत खतरनाक स्टोरी थी। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतह करती हैं दिव्यांग महिला 2013 में, ठीक है। दिव्यांग महिला क्या बोले, महान महिला लिखना चाहिए इसके नीचे, क्या लिखना चाहिए? महान महिला, है ना। लोगों को तो जरा सी छींक आ जाती है तो बोलते नहीं आज तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। साहब पैर कट गए इंसान के और पैर से कहाँ चढ़ गई, ठीक है। तो बहाना बनाना छोड़ दो जीवन में। अरुणिमा सिन्हा 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला दिव्यांग हैं। अरुणिमा सिन्हा, इन्होंने 7 महाद्वीपों की जो है वो चोटियों को यहाँ पर फतह कर लिया, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा जूम कर दीजिए। चलो जूम क्या करूंगा, पूरा तो है यहाँ पर, फिर भी यदि आप बोलो तो कर देता हूं, ठीक है। रहने दो, बाकी इतना ठीक लग रहा है मुझे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और देखेंगे, बस इतना ही स्लाइड है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेमलता अग्रवाल जी, इनको भी आपको सारी महिलाओं के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं। प्रेमलता अग्रवाल 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला बनी जो कि 7 महाद्वीपों की पर्वत चोटी पर पहुंचने वाली थी। नाम क्या था? प्रेमलता अग्रवाल। और जो अरुणिमा सिन्हा, वो कैसे पहुंची थी? वो पहली दिव्यांग महिला थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज, कौन बोलता है साहब कि किसी उम्र में कोई काम नहीं हो सकता? 53 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया संगीता बहल, इनको आप जो है वो ध्यान में रखिएगा, 53 वर्ष की आयु में, ठीक है। लोगों के आजकल 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में घुटने दर्द करने लगते हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। कुछ भी चीज कठिन नहीं है जीवन में, यदि मन से ठान लो तो, है ना, और लगन हो, सबसे बड़ी बात। मालावत पूर्णा तेलंगाना की रहने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 13 साल। अब क्या बोलोगे साहब, 13 साल 11 माह की भारतीय लड़की, एक 13 साल की छोटी सी बच्ची, छोटी सी बोले, है ना, 13 साल क्या उम्र होती है,
वो माउंट एवरेस्ट चढ़ रही हैं। 53 साल की महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है और आपको तो एक एग्जाम निकालना, लग जाओ ना मेहनत करने, क्या नहीं बनता। आपको फ्री में सब दे भी रहे हैं। और ये तक बोल रहा हूँ, इसके बाद जब सेशन एंड होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, भर देना जो चाहिए और जो कुछ भी है सब लिख देना, वो भी मिलेगा। बस आप एग्जाम तो निकालो, इतना तो दे देना। गुरु दक्षिणा में मुझे ये दे देना कि आप अपना सिलेक्शन दे दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। आंसर करेंगे, भारत से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश। आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर, बताओ जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आंसर करेंगे, क्या होगा? दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्लियर तो है। आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर बताइए। भारत से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश, बताओ भैया। ए आंसर आ रहा है श्वेता का, इंडियन आर्मी। ए पायल, ए सही। ध्यान से आंसर करना, ये मत सोचना कि इतना सरल सा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ लेंगे सर। चलिए बताइए। देखो दिन आता है, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं, मतलब स्टोरी क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड, ठीक है। एक दिन आता है 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब, है ना, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु होने के बाद भारत में ना थोड़ी सी हलचल मच जाती है। मतलब मुगल सल्तनत जो है वो, उसका डाउन पीरियड, डाउन साइड का जो है वो पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। बाकी शासक ऐसे ही आते हैं, ज्यादा उनका कुछ रहता नहीं है, कोई रंगीला है तो कोई कुछ है, सब बिल्कुल अय्यासी में डूब जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो भारत के छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, ठीक है, स्वतंत्र कर लिया। अब भैया बिजनेस भी करना है तो वो बिजनेस करना चालू करते हैं। अब देश में कोई भी ऐसा नहीं बचता कि बहुत शक्तिशाली हो जो पूरे देश को एक साथ लेकर चल सके। तो क्या होता है, अब व्यापार करना है, पैसा लाना है, क्या होगा? तो इसके लिए जो विदेशी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर आना चालू करते हैं जी, यहाँ पर आना चालू करते हैं और जो है वो यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने लगते हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ठीक है। उसके पहले क्या होता है, पहले से ही मार्ग पता तो रहता है दुनिया भर के बिजनेसमैन को, वो आते हैं टर्की वाले रास्ते से होकर आते हैं। लेकिन सन 1453 में क्या होता है, सन 1453 में उस्मानिया सल्तनत जो है वो कब्जा कर लेती है और व्यापार के रास्ते बंद होते हैं। फिर नए नए रास्ते खोजे जाते हैं, बिजनेस के लिए लोग भारत आते हैं और फिर यहाँ पर जो है वो शासन करने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो है वो चीजें यहाँ पर रहती हैं, ठीक। इसके आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगा कल से, सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। कल फिर मिलते हैं हम लोग 4 बजे से, ठीक है। चलिए तो आज करते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद। और डेली क्लास जो है वो आप लोग यहाँ पर अटेंड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।